अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का आनुपातिक विभाजन और बिंदुओं से घिरी आकृति त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। ये जो प्रश्न आज विद्यार्थियों को सिखाए जाएंगे ये पिछली कक्षाओं में भी आप सीख चुके हैं, लेकिन इस कक्षा के सरल रेखा नामक अध्याय में इनकी पुनरावृत्ति अत्यंत आवश्यक है। बिना इनकी सही जानकारी के यह अभ्यास पूर्णतया तैयार नहीं किया जा सकता। इसलिए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सीखेंगे। अब देखते हैं, पहला प्रश्न दिया गया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 6, 3 तथा -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3, 2 के अनुपात में नंबर फर्स्ट अंतः विभाजित, सेकंड बाह्यतः विभाजित करता है। तो यहाँ दो स्थितियाँ आपके लिए दर्शाई गई हैं। पहली स्थिति है फर्स्ट पार्ट में अंतः विभाजन और सेकंड स्थिति है बाह्यतः विभाजन। सबसे पहले जरूरी है इन दोनों विभाजनों को समझना। तो जैसे कि यहाँ पर ये बिंदु दो हमने दर्शा दिए हैं, ए और बी दो बिंदु हैं। यहाँ पर निर्देशांक भी दिए गए हैं, ए के 6, 3 और बी का दिया गया है -4, 5। यदि इन दोनों बिंदुओं को हम इस प्रकार मिला दें तो एक रेखाखंड ए बी तैयार हो जाता है। अब कहा जा रहा है कि मिलाने वाले रेखाखंड को 3, 2 के अनुपात में अंतः विभाजित, अर्थात इस ए बी रेखाखंड के लिमिट के अंदर, अर्थात इसी रेखा पर कोई ऐसा बिंदु पी खोजिए, उसका नाम हम पी रख देंगे। ऐसा बिंदु पी खोजिए जिससे कि एक ओर से अगर उसकी दूरी 3 हो तो दूसरी ओर से उसकी दूरी 2 हो। अनुपात हमको यही बताता है, यदि पहला हिस्सा 3 है तो दूसरा हिस्सा 2 है। इसका मतलब ये नहीं होता है 3-2 अनुपात का कि नहीं पहला 3 ही होगा। हो सकता है कि पहला निकल आए 6 तो दूसरा हो जाएगा 4। अनुपात एक हिस्सेदारी को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर हम बिंदु P को अनुमानित ढंग से इस प्रकार दर्शा देते हैं। अब हम देखने में हमको लग रहा है कि अगर AP 3 हिस्सा है तो BP 2 हिस्सा होगा। तो ये एक अनुमानित हमने बिंदु P यहाँ पे रखा है और इस बिंदु को अगर हम x, y मान लेते हैं, इस अनुपात को m या और n मान लेते हैं, तो बिंदु P के जो निर्देशांक का फार्मूला होता है वो mx1 प्लस nx2 अपॉन m प्लस n कॉमा my1 प्लस, यहाँ 2 पहले होता है, mx2 प्लस nx1 my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये आनुपातिक विभाजन का सूत्र होता है। होता क्या है कि अगर हम इधर का बिंदु m, ये अनुपात ले रहे हैं m, तो फिर हमें इस अनुपात के लिए इस भुज से गुणा करना पड़ेगा, यानी m का गुणा x2 y2 से करना पड़ेगा। तो mx2 देखिए यहाँ पे किया गया है, my2 कोटि के लिए किया गया है। इसी प्रकार यह अनुपात जो कि n द्वारा प्रकट है, तो इसका जो गुणा होगा वो इधर के अनुपात के द्वारा, यानी nx1 या ny1। तो nx1 यहाँ पे हुआ, ny1 यहाँ पे हुआ। अब समझते हैं कि बाह्यतः विभाजन क्या होता है। अगर बिंदु A और B इस प्रकार हैं कि इनको मिलाने वाली यह रेखा आपको दर्शाई गई है, आनुपातिक विभाजन 3, 2 कहा गया है। अब बिंदु P बाह्यतः विभाजन का तात्पर्य है कि इस रेखा के बाहर और इस रेखा पर दो बातें हैं, इस रेखा के बाहर भी होना चाहिए और इस रेखा पर भी होना चाहिए। तो पर और बाहर का मतलब रेखा पर, तो ये तो रेखाखंड है और जो रेखा अगर हम बनाएंगे ए बिंदु बी बिंदु को मिलाने वाली रेखा,
तो रेखा के बारे में हम क्या जानते हैं कि अनंत से आती है और अनंत को जाती है, अर्थात ए बी है रेखाखंड, लेकिन जब हम ए बी रेखा की बात करेंगे तो यह रेखा इसके आगे भी होगी, इसके पीछे भी होगी, यानी लिमिटलेस हो जाएगी। अर्थात बिंदु P इस रेखा पर यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। अब प्रश्न आता है कि अगर हम बिंदु P यहाँ रख दें तो देखो AP की लंबाई कम होगी और BP की लंबाई ज़्यादा होगी। आनुपातिक विभाजन क्या कहता है कि AP 3 हिस्सा और BP 2 हिस्सा। इसका मतलब AP बड़ा है और BP छोटा है, तो P बिंदु हमारा फिर लगभग यहाँ पर होगा। जब हमारा P बिंदु यहाँ होगा तो हम कहेंगे कि अगर AP 3 है तो BP 2 है। तो इस प्रकार हम ये तय करते हैं इस विभाजन को देखकर, आनुपातिक विभाजन को देखकर, कि हमारा दिया गया आनुपातिक विभाजन वाला बिंदु P रेखा के दाईं ओर है अथवा बाईं ओर है। अगर यही अनुपात 2:3 होता तो फिर हमारा बिंदु P इधर होता यहाँ कहीं, तब हम कहते हैं अगर AP 2 तो BP 3। तो इस प्रकार बाह्यता विभाजन पर विद्यार्थियों को बड़ा ही सावधानी से कार्य करना चाहिए। तो अब यहाँ बाह्यता विभाजन वाले जो बिंदु P के निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, mx2 माइनस nx1 अपॉन m-n, my2 माइनस ny1 अपॉन m-n। तो इस प्रकार दोनों स्थितियों में हमने सूत्रों को समझा और आनुपातिक विभाजन की स्थितियों को समझा। अब हम प्रश्न को हल करेंगे। तो अब हमारे प्रश्न का हल आता है फर्स्ट। तो लिखेंगे क्या, बिंदुओं 6, 3 तथा -4, 5, चाहो तो इनका जो बिंदु का नामकरण भी किया था इस प्रकार, ए आप इतना बी आप इतना को 3, 2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक। तो m यहाँ पे 3 है, n यहाँ पे 2 है, तो 3 × x2 -4 प्लस 2 × x1 6/3 + 2 कामा 3 × y2 5 प्लस 2 × y1 3/3 + 2। अर्थात ये हमारा रिजल्ट क्या निकल के आ जाता है, -12 + 12/5 कामा 15 + 6/5। ठीक है ना। तो -12 + 12 कट जाएंगे तो ये आ गया 0, 21/5। तो इस प्रकार यह रिजल्ट हमें मिल जाता है अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। इसी प्रकार सेकंड आते हैं, फिर लिखेंगे पुनः बिंदुओं ए ऑफ 6, 3 तथा बी ऑफ -4, 5 को 3, 2 के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक बराबर mx2, तो वही -4 प्लस की जगह -2 × 6/3 - 2। इसी प्रकार यहाँ पर भी 3 × 5 -2 × 3/3 - 2। तो इस प्रकार हमारा रिजल्ट आ गया -12 -12/1, 15 -6/1, अर्थात आ गया हमारा -24, 15 में 6 चला गया 9। तो इस प्रकार हमारे दोनों परिणाम प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखते हैं, बिंदुओं 3, -2 -3, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड
को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसकी जरा स्थिति विद्यार्थी ध्यान दें। दो बिंदु हैं ए और बी, ये है 3 कामा -2 और ये है -3 कामा 4। ए बी को हमने मिला दिया तो रेखाखंड ए बी बन गया। अब कह रहा है को मिलाने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित यानी 3 बराबर भाग। तो जब हम इसके 3 बराबर भाग करेंगे कुछ इस प्रकार, तो हमें देखिए क्या देखने को मिल रहा है कि इस रेखा पर दो बिंदु आ गए P तथा Q। तो अब देखिए अगर ये 3 भाग बराबर बराबर हैं तो बराबर भागों को आनुपातिक सिस्टम में हम इस प्रकार मान सकते हैं 1:1:1। तो अगर हमें P बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं तो AB के सापेक्ष P की स्थिति क्या है? 1:, इधर 1:2। जो P बिंदु है वो क्या कह रहा है? AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। इसी प्रकार Q क्या कहता है? AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। तो इस प्रकार फिगर से हमारा प्रश्न बहुत ही सरल हो जाता है और हम आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए हम लिखेंगे प्रश्नानुसार बिंदु A(3, -2) तथा B(3, 4) को सम त्रिभाजित करने से प्राप्त बिंदु P है ना, रेखा को किस अनुपात में? 1:2 तथा Q रेखा को 2:1 अनुपात में अंतः विभाजित करेंगे। तो अतः अब हम क्या लिखेंगे? अभी पूरी कहानी लिखोगे आप। बिंदु A(3, -2) तथा पूरी हम कहानी हम शॉर्ट में लिख देते हैं P के निर्देशांक। बाकी आप इसमें पूरा खुद लिखेंगे जैसा पीछे आपको पहले प्रश्न में सिखाया गया है कि A(3, -2) तथा B(3, 4) को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक। तो क्या हो जाएगा? अनुपात ये है 1:2, तो m × 1:3 प्लस 2:3 बटे 1+2, फिर आ गए m × y यानी 1:4 प्लस 2:-2 बटे 1+2। तो ये बराबर सीधे सीधे क्या? 3 × 3 और 3 दूनी 6, 6 3 9 बटा 3, 4 × 4 और -2 दूनी 4, ये आ गया 0 बटा 3। तो ये बराबर हमारा रिजल्ट क्या आ गया? 3, 0। एक बिंदु निकल आया। इसी प्रकार अब क्या करेंगे? लिखेंगे नंबर अगला। इसी प्रकार बिंदु A(3, -2) आगे पूरी B(इतना) को 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु Q के निर्देशांक बराबर। अब Q के लिए क्या होगा? 2:3 प्लस 1 × 3 बटे 1+2, फिर 2:4 प्लस 1 × -2 बटे 1+2, या 2+1 लिखना चाहिए। 2:1 है ना, तो 2+1, फर्क कोई नहीं पड़ेगा लेकिन लिखते समय जरूर ध्यान रखा जाए। तो ये कितना हो जाएगा? ये तो हमारा यही हो जा रहा है 2 3 6, 3 × 3 9 बटे 3, इधर 4 दूनी 8, 8 और 2 × 2 माइनस के 8 में 2 गया 6 बटा 3। तो इस प्रकार रिजल्ट क्या आ गया?
3,2। तो इस प्रकार हमारे दोनों मान आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। ज्ञात कीजिए कि रेखा x प्लस वाई बराबर 4 बिंदुओं -1, 1 तथा 5, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो अभी देखिए स्थिति क्या है, ये कोई दो बिंदु हैं a और b, तो a और b को मिलाने वाला रेखाखंड ये हो जाएगा, और कोई एक रेखा है x प्लस वाई बराबर 4, और इधर बिंदु a क्या है -1, और ये क्या है 5, 7। अब ये रेखा क्या कर रही है, ए बी रेखाखंड को बिंदु P पर काट रही है। तो हमें इसका अनुपात निकालना है कि ए पी एम और बी पी एन ये अनुपात कितना है। तो अब प्रश्नानुसार माना कि रेखा x प्लस वाई बराबर 4 बिंदुओं a ऑफ -1, 1 तथा b ऑफ 5, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को m/n के अनुपात में बिंदु P पर विभाजित करती है। ये हमने मन में सोच लिया और यही हमने फिगर बनाया। इसलिए P के निर्देशांक सूत्र हो जाएगा क्या, mx2 इंटू 5 प्लस nx1 इंटू -1 बटे m प्लस n, कॉमा my2 इंटू 7 प्लस ny1 इंटू 1 बटे m प्लस n। अब यह बिंदु P इस रेखा पर स्थित है। चूंकि यह बिंदु P इस रेखा x प्लस वाई बराबर 4 पर स्थित है। अब इधर आ जाते हैं। अतः ये बिंदु के मान रेखा में रखने पर, बिंदु के मान रेखा में रखने पर, तो क्या रेखा बिंदु है 5m-n बटे m प्लस n, ये x का मान हो गया, प्लस 7m प्लस n बटे m प्लस n, ये y का मान हो गया, बराबर 4। तो m प्लस n लघुत्तम हो जाएगा और हर बराबर है, तो 7, 5 या तो पहले लिख दो 5m माइनस n प्लस 7m प्लस n, यही तो हो जाएगा। तो इस प्रकार nn कट जा रहा है, बराबर 4। तो 5, 1 6m बराबर क्या हो गया 5, 7 है 4, 5, 7 12, 12m बराबर 4m प्लस 4n, ये तिरछा गुणा हो जा रहा है। तो इसलिए 4m उधर चले जाएंगे, 8m बराबर 4n। ठीक, जब ये 8m बराबर 4n आ गया तो m बटे n हमको निकालना है। तो m बटे n, n इधर चला गया, 8 उधर चला गया, 4 बटे 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो m अनुपात n बराबर 1:2, यही अनुपात हमें ज्ञात करना था। तो इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए चौथा प्रश्न। प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है, किसी त्रिभुज का एक शीर्ष 1, 1 है। यदि इस शीर्ष से जाने वाली भुजाओं
के मध्य बिंदु -2 3 तथा 5 2 हैं, तो त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो पहले एक फिगर बनाते हैं। ध्यान रखिए कि निर्देशांक ज्यामिति में यदि आप दिए गए प्रश्न का फिगर बना लेते हैं तो प्रश्न अपने आप बहुत सरल हो जाता है। तो ये एक त्रिभुज बना लिया, एक शीर्ष के निर्देशांक 1 1 दिए गए हैं। फिर कह रहा इस शीर्ष से जाने वाली भुजाएं अर्थात ए बी और ए सी के मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु हमने कहा डी और ए सी का मध्य बिंदु हमने कहा ई, के शीर्ष दिए गए हैं -2, 3 और 5, 2। अब कह रहा त्रिभुज के अन्य शीर्ष बताओ। तो बी का शीर्ष हमने मान लिया x, y और सी का भी अगर हम x y मानेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इन दोनों में हम x1 y1 और x2 y2 लगा लेते हैं। तो इस प्रकार अब हमको क्या करना है, ये x1 y1 और x2 y2 ज्ञात करना है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार त्रिभुज ABC में A ऑफ 1 1 से जाने वाली भुजाओं AB तथा AC के मध्य बिंदु D ऑफ -2, 3 तथा E ऑफ 5, 2 हैं। देखिए बिल्कुल हूबहू जैसा प्रश्न था वैसे ही हमने ये जवाब लिखा हुआ है ना। अतः माना कि त्रिभुज के अन्य शीर्ष B ऑफ x1 y1 तथा C ऑफ x2 y2 हैं। ऐसा लिखने से क्या हुआ, हमारा लिखने का एरिया बहुत कम हो गया। अब विचार करते हैं कि हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे। तो जब बात मध्य बिंदु की गई है तो फार्मूला भी मध्य बिंदु का ही लगेगा। तो अब मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है, चूंकि मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला क्या पढ़ाया गया है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। लेकिन किसके मध्य बिंदुओं का, ये तो इन दो बिंदुओं के मध्य बिंदुओं का फार्मूला हो गया है ना। हमको चाहिए ए बी के मध्य बिंदु डी का तथा ए सी के मध्य बिंदु ई का। तो अब लिखेंगे क्या, अतः ए बी के मध्य बिंदु डी के लिए, तो अब डी के निर्देशांक का फार्मूला क्या बनेगा, तो ये जो ए बी के मध्य बिंदु डी है तो क्या बनेगा, x1 + 1/2 कॉमा y1 + 1/2। भाई दो बिंदु हैं ए बी, तो जैसे इन दोनों बिंदुओं का सूत्र बना था x1 + x2/2 y1 + y2/2 अर्थात भुज 1 + भुज 2/2 कोट 1 + कोट 2/2। लेकिन ये तो हमने सूत्र से निकाला है, जबकि दिया गया है -2 3, तो वो इधर लिख लेते हैं। ठीक है ना। अब इन दोनों का हल करेंगे तो निर्देशांक के बराबर जब कभी निर्देशांक दिए जाएं तो फिर निर्देशांकों के भुज और कोटियों में तुलना की जाती है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, भुज तथा कोटियों की तुलना करने पर, बल्कि चाहो तो भुज की बजाय भुजों लिख दो, दो भुज हैं, क्या हो जाएगा x1 + 1/2 बराबर -2 और y1 + 1/2 बराबर 3। तो इस प्रकार हम देखते हैं हमारा रिजल्ट आ जाएगा, इधर इसका गुणा हो जाएगा तो x1 बराबर 2 दूनी -4 + 1, सॉरी ये +1 उधर जाएगा तो ये भी -1 हो जाएगा, तो x1 बराबर -5 आ गया। y1 बराबर 2 3 6 +1 उधर जाएगा -1, तो ये बराबर आ गया 5। तो
x1 y1 जब हमारा निकल आया तो बिंदु हमारा कौन सा प्राप्त हो गया, B। तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः बिंदु B के निर्देशांक बराबर -5, ये एक जवाब हो गया। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार क्या कहेंगे, AC के मध्य बिंदु E के लिए, तो AC का मध्य बिंदु E है, तो फिर से आते हैं x2 + 1/2 कामा y2 + 1/2 और बाई तरफ E का है क्या 5, 2। तो अब इनके भी वही काम लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि भुजों तथा कोटियों की तुलना करने पर तो क्या मिला, x2 + 1/2 बराबर 5 तथा y2 + 1/2 बराबर 2। तो इस प्रकार x2 बराबर 5 दूनी 10 -1 तो बराबर 9 आ गया, और y2 बराबर 2 दूनी 4 -1 तो 3 आ गया। तो अतः बिंदु C के निर्देशांक बराबर 9, 3। तो इस प्रकार हमने त्रिभुज के शेष शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कर लिए। अगला 5वां प्रश्न है, उस त्रिभुज का केंद्र ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक 1, 4, -1 तथा 3, -2 हैं। तो अब पहले समझ में आना चाहिए कि त्रिभुज में केंद्रक क्या होते हैं। तो ये त्रिभुज हमने ABC एक काल्पनिक बनाया है। अगर इनकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को इस प्रकार लिया जाए कि AB का मध्य बिंदु D, BC का E और AC का F, तो AE क्या होगी, माध्यिका होगी, BF क्या होगी, माध्यिका होगी, और DC क्या होगी, माध्यिका होगी। तो इस प्रकार 3 माध्यिकाएं किसी त्रिभुज में हमको प्राप्त होती हैं, और तीनों माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वही केंद्रक कहलाता है। गुरुत्व केंद्र भी इसे हम कहते हैं। तो इसे हम G से प्रकट करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि AE अगर माध्यिका की बात की जाए तो यह बिंदु G इसे 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अगर BF माध्यिका की बात की जाए तो यह बिंदु G इसे 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अगर CD माध्यिका की बात की जाए तो यह बिंदु G इसे 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। इस प्रकार माध्यिकाएं अपने प्रतिच्छेद बिंदु पर 2:1 के अनुपात में विभाजित होती हैं। ये महत्वपूर्ण नियम याद रखना चाहिए। और इस G के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, अगर A को कहा जाए x1 y1, B को कहा जाए x2 y2, C को कहा जाए x3 y3, तो x1 + x2 + x3 y3, y1 + y2 + y3 y3, ये होते हैं केंद्रक के निर्देशांक। तो अब प्रश्न बिल्कुल सरल हो चुका है। तो लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार त्रिभुज ABC में A ऑफ 1, 4, B ऑफ -1, -1 तथा C ऑफ 3, -2 के केंद्रक G के निर्देशांक बराबर, चाहो तो फार्मूला लिख दो, x1 + x2 + x3 y3, y1 + y2 + y3 अर्थात सारे भुज इकट्ठा करो, 1 - 1 3, 1 - 1 + 3 बटे 3, सारे कोटियों के इकट्ठा करो, 4 - 1 -2, 4 - 1 -2 बटा 3, तो बराबर क्या हो गया, 1 1 कट गया, 3 बटा 3 1 आ गया। इधर 4 में से 2 1 3 घट गया, 1 बचा, तो 1 बटा 3। तो इस प्रकार केंद्रक G के निर्देशांक 1, 1 बटा 3 निकल आते हैं।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उस त्रिभुज का अंतः केंद्र ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0, 6, 8, 12 तथा 8 जीरो हैं। तो पहले हम फिगर बनाते हैं। ये बन गया हमारा त्रिभुज ए बी सी। अब समझना ये जरूरी है कि यह अंतः केंद्र होता क्या है। जब हम किसी त्रिभुज के कोणों का अर्धक करते हैं, जैसे कोण ए का अर्धक किया हमने, तो ये देखिए बन गया। इसी प्रकार कोण बी का जब हम अर्धक करेंगे तो ये जाएगा इधर, और कोण सी का जब अर्धक करेंगे तो ये इधर जाएगा। ये तीनों बिंदु एक ही जगह पर प्रतिच्छेदित होते हैं, यानी ये तीनों रेखाएं जो होती हैं वो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित होती हैं। यही प्रतिच्छेदन बिंदु इसका अंतः केंद्र कहलाता है। मतलब यह है, अगर इस बिंदु O से इस BC पर लंब डाला जाए OM, तो इस OM त्रिज्या से अगर कोई एक वृत्त बनाया जाए तो वो इन तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार ये अंतः केंद्र बन जाता है। और इस अंतः केंद्र के जो निर्देशांक होते हैं वो AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन A प्लस B प्लस C कामा AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन A प्लस B प्लस C होते हैं। अभी A क्या है? कोण A के सामने की भुजा। B क्या है? कोण B के सामने की भुजा। C क्या है? कोण C के सामने की भुजा। ऐसा हम पिछले अभ्यास में पढ़ भी चुके हैं। तो अब हम लिखेंगे क्या? छठा प्रश्न है, प्रश्नानुसार त्रिभुज ABC में A ऑफ 0, 6 कॉमा B ऑफ 8, 12 तथा C ऑफ 8, 0 दिया गया है। ठीक। अतः अब BC भुजा को हम क्या कहते हैं? A कहते हैं। तो BC के बीच की दूरी निकाल लो। B और C के बीच की दूरी अंडर रूट 8 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस 0 का स्क्वायर। तो 8 माइनस 8 0 का स्क्वायर 0, 12 का स्क्वायर 144, वर्गमूल करेंगे आ जाएगा 12। अब तो BC तो हो गया A, AC हो जाएगा B, AC अर्थात B। चाहो तो यहाँ लिख दो भुजा AC अर्थात B बराबर। अब देखो A और C ले लीजिए, 0 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 64 प्लस 36, तो बराबर 100 का वर्गमूल 10। तथा क्या लिखेंगे? भुजा AB अर्थात C बराबर अंडर रूट AB ले लीजिए 0 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 12 का स्क्वायर। तो अब ये देखिए क्या हो जाएगा? बराबर अंडर रूट 64 प्लस 36, तो बराबर ये भी कितना आ गया? 10। तो अब लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC के अंतः केंद्र के निर्देशांक, तो बराबर पहले सूत्र लिख लेते हैं, AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 बटे A प्लस B प्लस C कॉमा AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 बटे A प्लस B प्लस C। तो वैल्यू पुटअप कर दीजिए। A कितना निकल के आया है? 12। X1 क्या है? इंटू 0 प्लस B तुम्हारे पास क्या है? 10 इंटू X2 कितना है? 8 प्लस C तुम्हारे पास है 10 इंटू X3 कितना है? 8 बटे 12 प्लस 10 कॉमा। इसी प्रकार फिर आते हैं, A तुम्हारे पास है 12 इंटू Y1
6 प्लस बी तुम्हारे पास है 10 इंटू y2 12 प्लस सी तुम्हारे पास है 10 इंटू y3 0 बटे 12 प्लस 10 प्लस 10। तो इस प्रकार इसका आप सरलीकरण कर देंगे। 0 प्लस 80 बटे 10 10 20 12 32 कॉमा इधर बरछंग 72 प्लस 12 दाम 120 प्लस 0 बटे 32। तो इस प्रकार हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है 80 80 160 बटे 32 कॉमा ये हो जाएगा 192 बटे 32। देख लीजिए कोई सरलीकरण हो रहा है। ये देखिए बड़ी संख्या से ये कट जाएगा, 16 से सीधे सीधे कट रहा है। 16 दाम 160 16 दूनी 32 2 एकम 2 2 पंचे। इसी प्रकार ये भी देखते हैं क्या 16 से कट जाएगा। हाँ 16 दूनी 32 16 एकम 16 16 दूनी 32 2 छंग 12। तो इस प्रकार हमारे पास ये रिजल्ट आ गया 5,6। तो ये निकल आए काहे के केंद्रक के निर्देशांक। इसी प्रकार अगला 7वां क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक -7 8 5 2 11 0 हैं। तो प्रश्नानुसार त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक A ऑफ -7 8 B ऑफ 5 2 तथा C ऑफ 11 0 दिए गए हैं। और यहाँ हम एक फिगर बना लेते हैं। ये हमारा त्रिभुज ABC बन गया है। अब क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात हमें पता लगाना है कि इस त्रिभुज में हमें कलर करने के लिए कितनी जगह है, अर्थात त्रिभुज की जगह की माप हमको ज्ञात करनी है। तो अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र आपको सिखाया जा चुका है 1/2 ऑफ x1 ऑफ y2 माइनस y3 प्लस x2 ऑफ y3 माइनस y1 प्लस x3 ऑफ y1 माइनस y2। यहाँ पे चक्रीय क्रम बताया गया है, आपको ध्यान रखना है 1 2 3 2 3 1 3 1 2। तो डेल्टा बराबर 1/2 सीधे सीधे वैल्यू पुटअप करते हैं। x1 है -7 ऑफ 2 0 सॉरी 2 -0 प्लस दूसरे वाले का भुज 5 ऑफ 0 -8 प्लस 11 ऑफ 8 -2। सीधे सीधे अब आ जाते हैं सरलीकरण पर। तो 2 -0 2 हो जाएगा, 7 दूनी 14 माइनस के ये -8 और +5 8 5 40 माइनस के 8 में 2 गया 6 11 छक्का 66 प्लस के। तो इस प्रकार बराबर 1/2 ऑफ -54 प्लस 66। तो ये अब 66 से 54 घट गए तो आ गया कितना 12। 1/2 इंटू 12 तो ये बराबर आ गया 6 वर्ग इकाई। हमेशा ध्यान रखना होता है कि क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई में जरूर लिखना चाहिए। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण आनुपातिक विभाजन प्रश्नों एवं केंद्रक और अंतःकेंद्र तथा त्रिभुज के क्षेत्रफल संबंधी प्रश्नों को हल करना सिखाया गया है।